कभी सोचा है कि हम सब यानी होमो सेपियंस इस ग्रह पर आए कैसे? हमारे चारों तरफ जो जीवन की इतनी जबरदस्त वैरायटी है, पेड़ पौधे जानवर, ये सब कहाँ से आया? इसका जवाब छिपा है एक 4 अरब साल पुरानी कहानी में, जिसे हम विकास या एवोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए इस शानदार सफर को जरा समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल से। यही वो सवाल है जो एवोल्यूशन के बारे में लगभग हर किसी के दिमाग में आता है। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी से पैदा होता है। तो बात ये है कि ये सवाल ही गलत है। विकास का सिद्धांत ये कभी नहीं कहता कि बंदर इंसान बन गए। तो फिर सच क्या है? आखिर ये काम करता कैसे है? देखिए, एवोल्यूशन को एक सीधी लाइन या एक सीढ़ी की तरह मत सोचिए, जहां एक जानवर दूसरे में और फिर वो तीसरे में बदल जाता है। नहीं, इसकी कल्पना एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरह कीजिए, जिसमें से हजारों अलग-अलग शाखाएं निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों साल पहले एक ऐसी प्रजाति थी जो हम सबका यानी इंसानों का और आज के बंदरों का एक कॉमन एंसेस्टर था, एक साझा पूर्वज। वो न तो आज के इंसान जैसा था और न ही आज के बंदर जैसा, वो कुछ और ही था। समय के साथ उस एक प्रजाति से 2 अलग-अलग शाखाएं निकलीं, एक चिंपैंजी की तरफ चली गई और दूसरी इंसानों की तरफ। और वो जो कॉमन एंसेस्टर था, वो तो अब है ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये शाखाएं बनती कैसे हैं? इसका जवाब हमें दिया चार्ल्स डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में। असल में यही विकास का मेन इंजन है। इसका आइडिया आप जानते हैं काफी सीधा है। जब भी कोई जीव रिप्रोड्यूस करता है तो उसके डीएनए में छोटे छोटे रैंडम बदलाव आ जाते हैं। इन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। और अगर कोई म्यूटेशन उस जीव को अपने माहौल में जिंदा रहने में थोड़ी सी भी जरा सी भी मदद कर दे तो बस उसके ज्यादा बच्चे पैदा करने के चांस बढ़ जाते हैं और इस तरह वो फायदेमंद जीन अगली पीढ़ी में पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे ताकतवर या सबसे तेज है वही बचेगा। नहीं, डार्विन के लिए फिट होने का मतलब था वो जीव जो अपने माहौल में सबसे बेहतर तरीके से फिट हो जाए, यानी ढल जाए। चलिए इसे एक बहुत आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक हरा भरा जंगल है जहां भूरे रंग के मेंढक रहते हैं। शिकारियों ने बड़ी आसानी से देख लेते हैं। ठीक, अब एक म्यूटेशन की वजह से एक मेंढक हरे रंग का पैदा होता है। जाहिर है वो जंगल में आसानी से छिप जाएगा, वो बच जाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपने हरे रंग के जीन्स को आगे बढ़ाएगा। और धीरे धीरे वक्त के साथ उस जंगल में हरे मेंढकों की आबादी बढ़ जाएगी। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और देखते हैं कि जिंदगी के इस विशाल पेड़ की जड़ें कहाँ से शुरू हुईं। हमारी कहानी शुरू होती है करीब 4 अरब साल पहले, फूका से। ये शायद एक पूरी कोशिका भी नहीं थी, बस जीवन की एक शुरुआत। फिर आया लूका, हम सबका लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी पहली असली कोशिका। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब कुछ बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस से हवा में ऑक्सीजन भरना शुरू कर दिया। इस ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ने आगे आने वाले और भी जटिल मल्टीसेल्युलर जीवन के लिए पूरा स्टेज तैयार कर दिया। और इसके बाद तो चीजें तेजी से बदलीं। जानवरों का राज शुरू हुआ। समुद्र में पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए। फिर टिक्टालिक जैसे कुछ हिम्मत वाले जीवों ने पानी से जमीन पर पहला कदम रखा। और फिर हुआ इतिहास का सबसे नाटकीय हादसा। एक विशाल एस्टेरॉयड ने डायनासोर का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इसी तबाही ने छोटे स्तनधारियों यानी हमारे दूर के पूर्वजों के लिए दुनिया पर छा जाने का दरवाजा खोल दिया। अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद सोचने का नजरिया ही बदल दे। जब हम खुद को देखते हैं तो हम क्या हैं? सच तो यह है कि हमारे शरीर की सिर्फ 43% कोशिकाएं ही इंसानी हैं। बाकी सब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी। हम असल में एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। एवोल्यूशन का ये पेड़ कुछ बड़े ही हैरान करने वाले रिश्ते भी बनाता है। क्या कभी सोचा है कि समुद्र में रहने वाली विशाल व्हेल का सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार कौन हो सकता है? वो है दरियाई घोड़ा। या ये कि एक विशाल हाथी का सबसे क्लोज रिलेटिव है एक छोटा सा चूहे जैसा दिखने वाला हाइरेक्स। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि एवोल्यूशन कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित शाखाओं का एक जाल है। तो अब तक हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, जो एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो अकेली ताकत नहीं है। कुछ और भी चीजें हैं जो प्रजातियों के विकास को दिशा देती हैं।
ये एवोल्यूशन के 4 मेन इंजन हैं। सबसे पहले है म्यूटेशन, जो एक जेनेटिक लॉटरी की तरह नए गुण पैदा करता है। फिर है नेचुरल सिलेक्शन, जहां माहौल के हिसाब से विजेता चुना जाता है। तीसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसे हम किस्मत का खेल भी कह सकते हैं। और चौथा है जीन फ्लो, यानी अलग-अलग आबादियों के बीच जीन्स का लेन देन। जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझना थोड़ा अलग है। ये नेचुरल सिलेक्शन से बिल्कुल अलग है। यहाँ बेस्ट या फिटेस्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बस चांस पर है। सोचिए, एक तूफान आया और बस ऐसे ही किसी द्वीप के आधे कीड़े मारे गए। जो बच गए वो इसलिए नहीं बचे कि वो बेहतर थे, वो बस लकी थे। यही है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके 2 क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। एक है बॉटलनेक इफेक्ट, जैसे जब नॉर्थ अमेरिकन बाइसन का इतना शिकार हुआ कि वो खत्म होने के कगार पर आ गए, तो आज के सारे बाइसन्स उन्हीं कुछ 100 बचे हुए बाइसन से बने हैं। और दूसरा है फाउंडर इफेक्ट, जैसे आमिश समुदायों में कुछ जेनेटिक बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शुरुआती पूर्वज बहुत कम थे और उन्हीं में से किसी एक में वो जीन मौजूद था। अब आते हैं एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात पर। अक्सर ये सुनने में आता है कि एवोल्यूशन तो सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन यह थ्योरी शब्द का मतलब हमारी रोज़मर्रा की भाषा से बहुत अलग है। देखिए, आम भाषा में हम थ्योरी शब्द का इस्तेमाल एक अंदाजे के लिए करते हैं, एक गेस। लेकिन साइंस में थ्योरी एक बहुत बहुत पावरफुल शब्द है। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब है एक ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसके पीछे ढेरों सबूत हैं, जिसे बार बार परखा गया है और हर बार वो सही साबित हुई है। बिल्कुल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की तरह। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये साइंस का सबसे ऊंचा दर्जा है। और इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बात पर कोई बहस नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 97% वैज्ञानिक मानते हैं कि विकास एक तथ्य है जिसके पीछे न काटे जा सकने वाले सबूत हैं। तो आखिर में एवोल्यूशन सिर्फ बंदरों या डायनासोर की कहानी नहीं है। ये हमारी, आपकी, हम सब की कहानी है। ये वो कहानी है जो हमारे डीएनए में लिखी है, जो व्हेल और दरियाई घोड़े के अजीब रिश्ते में दिखती है, और इस सच में दिखती है कि हम खुद एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। हम सब 4 अरब साल लंबे सफ़र का नतीजा हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एवोल्यूशन आज भी इसी वक्त हमारे चारों तरफ हो रहा है। अब सवाल बस ये है कि अगली शाखा कहाँ जाएगी।